Hello students, welcome to Sreri कोचिंग सेंटर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 12th के व्यतिकरण चैप्टर से जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्यतिकरण की घटना हो सकती है। व्यतिकरण की घटना हो सकती है किसमें? पहला ऑप्शन है सभी तरंगों में, दूसरा है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, तीसरा है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में और चौथा ऑप्शन है केवल अप्रगामी तरंगों में। तो व्यतिकरण की घटना कब होती है? जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो उनके मिलने से व्यतिकरण की घटना होती है। तो इसमें व्यतिकरण की घटना हो सकती है। व्यतिकरण की घटना निम्नलिखित में से किसमें होगी? केवल और केवल इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सभी तरंगों में, वो हमारा सही हो जाएगा। तो व्यतिकरण की घटना जो होगी वो सभी तरंगों में पॉसिबल है, सभी तरंगों में हो सकती है निम्नलिखित में से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि समान आयाम व तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा, यानी अधिकतम कब होगा? जब उनके बीच का कलांतर कितना होगा? तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम तब होगा जब उन तरंगों के बीच का जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, वो हमारा शून्य होगा। क्योंकि फेज डिफरेंस शून्य होगा तभी जो हमारा परिणामी तरंग का आयाम है वो मैक्सिमम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत एक वर्णीय प्रकाश देता है? तो पहला ऑप्शन है मोमबत्ती, दूसरा ऑप्शन है हमारा मरकरी ट्यूब और बल्ब और चौथा है लेज़र। तो निम्नलिखित में से जो एक वर्णीय अच्छा प्रकाश देता है, मोमबत्ती का प्रकाश जो होता है वो बिखरा हुआ होता है। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब होता है प्रकाश का एक ही कलर और वो भी सबसे तीव्रता के साथ में अधिक दूरी तय करे। तो जो प्रकाश में सभी रंग होते हैं, रंगों का सीरियल क्या होता है? विबग्योर। तो विबग्योर जो सीरियल होता है विबग्योर, तो इसमें जिस भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है वही प्रकाश जो होता है अच्छा प्रकाश देता है, तो अच्छा एक वर्णीय स्रोत होता है। तो इन जो ऑप्शन दिए हैं इसमें जो लेज़र है, लेज़र करेक्ट हो जाएगा। लेज़र का जो प्रकाश होता है, लेज़र की सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है, मतलब एक सीध में प्रकाश देता है। और जो इसमें भी प्रकाश में कभी कभी कलर भी पूछ देता है, तो कलर क्या होगा? हमेशा रेड कलर का होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम प्रकाश में दो तरंग दैर्ध्य मापी जाती हैं। एक का मान 5890 एंगस्ट्राम है तो दूसरे तरंग दैर्ध्य का मान होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? 5893 एंगस्ट्राम, दूसरा क्या है? 5896 एंगस्ट्राम, तीसरा क्या है? 6000 एंगस्ट्राम और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो क्या कहता है? 5895 एंगस्ट्राम। तो इसमें तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्राम है कि और दूसरे की तरंग दैर्ध्य 5896 एंगस्ट्राम ली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई पड़ते हैं। इस घटना के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो सफ़ेद प्रकाश में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन व्यतिकरण, तीसरा है विक्षेपण और चौथा है विवर्तन। तो प्रकीर्णन के कारण तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन बुलबुले जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो व्यतिकरण के कारण होते हैं। तो ऐसा होता है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल की सतह पर तेल की बूंद तैरती हुई दिखाई, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। और आगे कहता है कि सूर्य के प्रकाश में इस पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। तो
प्रकाश जब तेल की परत पिच जाती है पानी के ऊपर, तो जो पानी के ऊपर जो तेल की परत होती है वो कैसी बिल्कुल चमकदार सतरंगी दिखाई पड़ती है। तो ये भी किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें भी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम यंग के द्विसलिट प्रयोग में सोडियम के नीले प्रकाश, यंग के द्विसलिट प्रयोग में सोडियम के नीले प्रकाश की जो नीले प्रकाश लैंप में बदल दिया जाता है, सोडियम को नीले प्रकाश लैंप में बदल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है कि फ्रिंजें चमकीली हो जाएंगी, फ्रिंजें हल्की हो जाएंगी और फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ जाएगी और फ्रिंजों की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो दूसरे प्रयोग में जब रेड का प्रकाश लिया जाता है, रेड कलर का, तो उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि लाल कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ, वो भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फ्रिंजों की चौड़ाई कम हो जाती है क्योंकि तरंग में रंगों का जो सीरियल है वो ज़्यादा, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य होगी उसी की चौड़ाई जो फ्रिंज की होगी वो उतनी ही चौड़ी अधिक पाई जाएगी। लेकिन इसमें रंग को कैसा बदला जा रहा है? नीला। तो नीले प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है अपेक्षाकृत लाल से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध, प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की क्या समान हो? पहला कहता है तरंग दैर्ध्य समान हो, आयाम समान हो। तीसरा कहता है तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। चौथा कहता है आयाम और तरंग दैर्ध्य समान हो। तो दो कला संबद्ध स्रोत तभी कहे जाएंगे जब उन तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी समान हो और उनके बीच कलांतर भी नियत होना चाहिए। अगर कलांतर नियत नहीं होगा तो तरंगों में क्या हो जाएगा? लैपिंग हो जाएगी बीच में। तो इसलिए जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं वो पर्दे पर फिर प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो चुका है, कौन सा एक वर्णीय प्रकाश देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न समान तीव्रता आई, दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न दो समान तीव्रता आई की दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं। तो दो प्रकाश की तरंगें व्यतिकरण करती हैं। तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता क्या है? 0 है। तो दीप्त प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? तो दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता जो हो जाएगी वो हो जाएगी, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 4i, दूसरा ऑप्शन i है और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो 2i है और चौथा ऑप्शन जो है वो i² है। तो दो कला संबद्ध स्रोतों से समान तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती हैं। तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता 0 है। तो दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता होगी वो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता आएगी 4i। ठीक, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर व्यतिकारी तरंगों के बीच, तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा? तो तृतीय क्रम में पूछा गया है पथांतर। तो तृतीय क्रम में जो पथांतर का जो सीरियल होता है वो सबसे पहले पथांतर लिया जाता है अदीप्त फ्रिंज के लिए λ/2 पहली बार में, और जब दूसरी बार लिया जाता है तो वो लिया जाता है 3 λ/2। तो इसी प्रकार जो आगे वाला लिया जाएगा वो होगा 5 λ/2। तो हमसे पूछा क्या गया है? तृतीय के लिए पूछा गया है। तो तृतीय के लिए क्या आएगा? 5 λ/2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो सी इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा कर दिया जाए, स्लिटों के बीच का जो अंतराल है वो आधा कर दिया जाए और नियत तरंग दैर्ध्य तथा पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी के लिए क्या होगा ये पूछा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य के स्लिटों के बीच का जो अंतराल है वो क्या है? आधा कर दिया जाए। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो स्लिटों के बीच की दूरी होती है वो हम लोग क्या लेते हैं? स्मॉल डी। तो वो दूरी होती है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी को आधा कर रहा है, तो जब स्मॉल डी को आधा करेंगे, अब चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर
डी लैम्डा बाई डी। अब डी को क्या कहता है, आधा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई टू, और ये टू पलट के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये यक्स बराबर क्या बन जाएगा टू डी लैम्डा बाई डी। तो पहले की अपेक्षा जो नई फ्रिंज आएगी वो कितनी गुनी हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 2 का गुणा है, तो इसलिए जो ये हो जाएगी 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग के दूसरे प्रयोगों में स्लिटों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दें। तो स्लिटों के बीच की दूरी को जब 3 गुना कर दिया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुना कर दिया जाए, तो स्लिटों के बीच की दूरी को फिर से क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी को क्या कहता है, कितने गुना कर रहा है, 3 गुना। फॉर्मूला क्या होता है, यक्स बराबर डी लैम्डा बाई डी, और स्लिटों के बीच की दूरी को कितना कर रहा है, 3 गुना, तो ये 3D हो जाएगा। अब 3D का मतलब पहले की अपेक्षा कितना हो गया है, जो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, पहला फार्मूला क्या होता है डी लैम्डा बाई डी, और ये कितना हो गया है, बटे तिहाई हो गया है, बटे में 3 लिखा है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1/3, 1/3 हो जाएगा, 1/3 गुनी हो जाएगी पहले की अपेक्षा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग के दूसरे प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 mm है, 0.4 mm है, और आगे कहता है कि यदि पूरे उपकरण को अपवर्तनांक 3 वाले फ्रिंज में डुबो दिया जाए तो नई फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो अपवर्तनांक फ्रिंज की चौड़ाई दी है, ये फ्रिंज की चौड़ाई कितनी दी है, 0.4 mm। तो फ्रिंज की चौड़ाई जब 0.4 mm दी है तो इसमें नई फ्रिंज की चौड़ाई दी है, और जिसमें भी इस फ्रिंज को डुबोया जाता है उसका अपवर्तनांक भी दिया है। तो जब चौड़ाई दी है और अपवर्तनांक भी दिया है तो इसके लिए हम लोग सीधे सीधे अपवर्तनांक से भाग कर देते हैं फ्रिंज की चौड़ाई में। तो जो नई फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, नई फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, W बराबर जो दिया है वो कितनी है 0.4, और जो अपवर्तनांक दिया है वो कितना दिया है 4/3। तो 4/3, बटे वाला 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर इसके साथ में, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो W बराबर क्या आ जाएगा 0.3 mm। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.3 mm। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो हो गया है पूरा, हाँ ये हो गई स्लिट पूरी। इसमें ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था 0.3 mm, क्वेश्चन नंबर 10 जो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये भी स्लिट पूरी हो चुकी है। आगे इसमें हाँ ये सवाल, तो यदि व्यतिकरण करने वाली दो तीव्रताओं का अनुपात, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तीव्रताओं के तरंगों का अनुपात कितना है 16:9, यानी कि I1 अनुपात I2 कितना है 16/9। तो हमसे कहता है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो तीव्रता I का आयाम से संबंध क्या होता है, A स्क्वायर का, प्रोपोर्शनली का स्क्वायर होता है, तो ये A1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रेशियो में A2 स्क्वायर। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर बराबर है कितना 16:9। तो ये A1 और A2 कितना आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो A1 रेशियो जो A2 के साथ में आएगा वो कितना आएगा 4:3। तो 4:3 आएगा A1 अनुपात A2। तो आगे इसमें पूछा क्या गया है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो तीव्रता महत्तम कब होगी, जब समपोषी व्यतिकरण होगा, यानी कि I मैक्सिमम, और तीव्रता न्यूनतम कब होगी, जब विनाशी व्यतिकरण होगा, तो I मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, और बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो इसमें A1 A2 का मान कितना है 4 और 3, तो 4 + 3 यानी कि आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर, और 4 - 3 ये आएगा 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और 1 का स्क्वायर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49:1। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, 49:1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यतिकरण करने वाली
व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताएं, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताएं हैं, तीव्रताएं दी गई हैं हमको I1 तथा I2। आगे कहता है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में विपर्यास में सबसे अच्छा होगा, यानी कंट्रास्ट में सबसे अच्छा होगा। कब अच्छा होगा? जब पहला कहता है I1 बराबर I2, दूसरा कहता है I1 इज़ ग्रेटर देन I2, I1 इज़ ग्रेटर देन I2, और डी नंबर कहता है I1 या I2 शून्य। अब देखिए, सबसे अच्छा कंट्रास्ट प्राप्त करना है, यानी कि तो तीव्रता I जो होती है वो दोनों तरंगों की यदि समान होगी तो जो कंट्रास्ट यानी कि व्यतिकरण प्रतिरूप फ्रिंज जो बनेगी पर्दे पर वो सबसे अच्छी बनती है। तो इस हिसाब से जो तरंग की तीव्रता होनी चाहिए वो दोनों की समान होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? I1 बराबर I2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या है? I1 बराबर I2, यानी कि दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इंटेंसिटी जो है वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इतने ही कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ऑप्शनल। तो इनको आप अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। आगे हम लोग ऐसे ही ऑप्शनल्स वाले क्वेश्चंस की सीरीज पूरी करते हुए चलेंगे। डेली 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर ग्रुप में ज़रूर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक में, जहाँ भी आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। 16 मिनट का बनेगा, बहुत लंबा।